हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद आलोक सर रुद्रा क्लासेस में। आज दोस्तों मैं सामान्य हिंदी का चौथा वीडियो लेके आया हूं। 3 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है, जिसमें हमने हिंदी के विकास पे बात किया था, ऐतिहासिक विकास क्या रहा है। दूसरे में हमने स्वरों पे बात किया था। स्वरों में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुप्त स्वर, इन सब पे बात हो चुका था। एक पार्ट छूटा हुआ था जो अंतिम पार्ट स्वर का है, वो आप आज जान लीजिए कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अग्र स्वर ये छूटा हुआ था। दूसरा हम पढ़ेंगे मध्य स्वर। तीसरा बच्चा हम लोग पढ़ेंगे पश्च स्वर। ये एक टाइप का छूटा हुआ था। दूसरे टाइप का एक छूटा हुआ था वृत्ताकार स्वर वर्ण, और अगला एक छूटा हुआ था अर्धवृत्ताकार स्वर वर्ण। आज इन्हीं पे बात करेंगे और स्वरों का उच्चारण स्थान कहां कहां है इस पे बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। हम अक्सर पढ़ के ये जाते हैं कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ठीक है, प्लुप्त स्वर। एग्जाम में आ जाता है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा वर्ण आपका अग्र स्वर के अंतर्गत आएगा। अगला पूछ देगा मध्य स्वर के अंतर्गत आएगा, अगला पूछ देगा पश्च स्वर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाता है। देखो दोस्तों, यहां समझिए, ये जो हमारा मुंह है, ठीक है, हमारा जो चेहरा है, यहां पे मैं एक चित्र बना दे रहा हूं। अच्छा नहीं बना होगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस समझ में आना चाहिए, ठीक। देखो, अग्र स्वर क्या कहता है कि ऐसा स्वर वर्ण जो उच्चारण करने में मुंह का अगला भाग से उच्चारित हो, यानी इधर का हिस्सा काम करे, अगला भाग काम करे, ठीक है। मध्य स्वर में बीच वाला भाग काम करे, और पश्च स्वर में पीछे वाला हिस्सा काम करे, यानी ये जो हिस्सा काम करेगा वो पश्च स्वर से उच्चारित होगा, ये बीच से होगा, और ये जो आगे वाला हिस्सा है वो अग्र स्वर से होगा, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि स्वरों में हमने लिखा था अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, अं, अह। इन दोनों को तो हमने निकाल दिया था, क्योंकि एक अनुस्वार है, एक अनुनासिक है, जिसे अयोगवा कहा जाता है। किशोरीदास वाजपेयी ने इसे कहा था, जिनको हिंदी का पाणिनि कहा जाता था। तो बचे कितने? 2 निकल गए, तो 11 स्वर बचे, ठीक है दोस्तों। देखिए, अब अग्र स्वर में हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा वर्ण है इसमें स्वरों में कि जो मुंह का अगले वाले भाग से उच्चारित होता हो। तो बोल के जब देखेंगे तो यहां पे छोटी, बड़ी, ए और ए, इनकी संख्या कितनी बाबू? 4। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि अग्र स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से हैं? तो ई, ए। अभी बोल के देखेंगे, अभी आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सा कहां से उच्चारित हो रहा है, ठीक है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मध्य स्वर में केवल एक ही वर्ण है कि जो मध्य भाग से उच्चारित होता है, यहां से, बीच वाले भाग से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पश्च स्वर में हमने देखा कि आ, फिर उसके बाद अ तो खत्म ही है, आ खत्म है, ये खत्म था, ये खत्म था, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और फिर ए और ए, ओ और अ। इनकी संख्या कितनी हो गई बाबू? 5। कितनी हो गई? 5 हो गई। अब देखते हैं कि क्या ये सच में ऐसे निकलते हैं। तो देखो, जब हम इसको बोलेंगे तो ए, आगे वाला भाग काम कर रहा है, लेकिन जब अ बोलेंगे,
तो देखो बीच में आ गया, बीच में इसका स्थान आ गया। ठीक है, आगे देखेंगे आ, तो लग रहा है पीछे से आवाज आ रहा है। पश्च स्वर मतलब पीछे से, जो बिल्कुल हमारे गले का पिछला वाला हिस्सा भाग काम करे। ऊ, ओ, इनकी संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठ आकृति के आधार पे तो देखिए, अगर हमने बना दिया एक ये गोल और एक ये बना दिया अर्धवृत्ताकार, तो देखो अर्धवृत्ताकार ये कहलाएगा और वृत्ताकार स्वर वर्ण ये कहलाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय होठ की आकृति गोल हो जाए, क्या हो जाए? गोल हो जाए, तो उन्हें क्या कहेंगे? वृत्ताकार स्वर वर्ण कहेंगे। और ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति गोल न होकर अंडे के आकार का हो जाए, यानी दीर्घ वृत्ताकार हो जाए, इसको दीर्घ वृत्ताकार स्वर वर्ण भी कह सकते हैं, इसको अर्धवृत्ताकार स्वर वर्ण भी कह सकते हैं। जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, इस तरीके से, तो अर्धवृत्ताकार है, तो इसे हम अर्धवृत्ताकार स्वर वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं तो देखेंगे कि हम यहां उच्चारण करेंगे अ, आ, ई, ऊ। देखो मेरे होठ की आकृति देखो, ऊ, तो पहले हम क्या लिख लिए यहां? छोटा ऊ। फिर हमने देखा ऊ, बड़ा ऊ, तो ये भी ओष्ठ की आकृति क्या हो जा रही है? गोल हो जा रही है बाबू। चलिए आगे देखेंगे, फिर जो है ओ, ए, ऐ, देखो ए मुंह ऐसे हो जा रहा है, ऐ, लेकिन ओ गोल हो जा रहा है, तो हमने ओ को लिख लिया और फिर औ, इसको लिख लिया। समझ में आ गई बात बाबू? इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि वृत्ताकार स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। समझ में आ गई बात? और कौन कौन से हैं, तो इसी को पढ़ लीजिएगा, और से यहां तक तो याद ही होगा। पढ़ लीजिएगा, देखिएगा किसको बोलने में ओठ की आकृति गोल हो जा रही है। तो 4 वर्णों को बोलने में ओठ की आकृति गोल हो रही है, 1, 2, 3, 4। अब बचे कितने बाबू? 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7। री को छोड़ दीजिए, कितने बचे? 6। अब यहां देखिए, अर्धवृत्ताकार ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में ओष्ठ की आकृति गोल न होके क्या हो जाए? दीर्घ वृत्ताकार हो जाए, अंडे के आकार का हो जाए। जैसे देखिए, हम यहां पे बोले अ, आ, ई, अब ऊ नहीं बोलेंगे, ए और ए। इनकी संख्या कितनी हो गई? 3, 3, 6 हो गई। कितनी हो गई? 6 हो गई। देखो इसको बोलेंगे ऊ, गोल हो गया, ऊ गोल हो गया, ओ गोल हो गया, ओ गोल हो गया, और यहां पे आएंगे अ, आ, ई, ए। तो गोल ना होके कैसा हो जा रहा है? दीर्घ वृत्ताकार हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है। अब यहां से एक प्रश्न और बनता है, इन स्वरों का उच्चारण स्थान कहां से, कौन कंठ से निकलता है, कौन तालु से निकलता है, कौन कंठ और तालु दोनों से निकलता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न बनाए जा रहे हैं। पहले तो व्यंजन से केवल पूछे जाते थे, लेकिन अब स्वरों से भी क्वेश्चन आ रहा है कि स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो उसका मैं एक चार्ट आपको दे रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में काम आएगा। लीजिए, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया दोस्तों। इस चार्ट के अनुसार से हम समझेंगे कि कौन सा स्वर कहां से उच्चारित होता है और किस वर्ग में आता है, दीर्घ में आता है, खरस में आता है, अनुनासिक में आता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहां देखेंगे, यहां मैंने क्रम संख्या लिखा है, यहां वर्ण का उच्चारण स्थान लिखा है कि कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से कहां से निकलता है, और यहाँ पे हरस स्वर के अंतर्गत आएगा कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा कि अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आएगा। तो ये पहला हम देखते हैं,
तो उच्चारण स्थान तालु है। तालु समझते हैं ना कि हमारा जो दांत है उसके ऊपर का जो हिस्सा उसको तालु कहते हैं, ठीक है। तो तालु से उच्चारित होने वाले 3 वर्ण हैं, एक ई ह्रस्व और एक ई दीर्घ, यानी जो 1 मात्रा का समय लेता है, ये 2 मात्रा का समय लेता है, मैं पढ़ा चुका हूं। तो एक ह्रस्व और एक दीर्घ, और यहाँ पे एक अनुनासिक वर्ण है जो ई से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा कि तालु से निकलने वाले स्वरों का वर्गीकरण जब करते हैं तो एक ह्रस्व से छोटी ई निकलता है, एक बड़ी ई निकलता है दीर्घ स्वर वर्ण से, एक अनुनासिक वर्ण स्वर वर्ण निकलता है जो ई पे चंद्रमा वाला लगता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे मूर्धा से निकलने वाला स्वर वर्ण। तो मूर्धा से जब हम देखेंगे तो सिर्फ एक वर्ण निकलेगा, कौन सा? री, और वो किसके अंतर्गत आता है बाबू? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। और यहां पे देखेंगे तो दीर्घ में स्थान खाली है और अनुनासिक वर्ण में स्थान क्या है? खाली है। तीसरा देखेंगे ओष्ठ से, यानी ओष्ठ से हमारे कौन से स्वर वर्ण हैं जो उच्चारित होते हैं जिनके स्पर्श से? तो यहां देखेंगे कि ह्रस्व का छोटा ऊ और दीर्घ का बड़ा ऊ, याद रखेंगे। और अनुनासिक वर्ण में ये जगह क्या है? खाली है। अगला बढ़ेंगे, चौथा नंबर देखेंगे कंठ से उच्चारित होने वाले स्वरों का वर्गीकरण। तो कंठ से उच्चारित होने वाले देखिए, एक ह्रस्व का अ और एक दीर्घ का आ, ठीक, यानी दीर्घ स्वर वर्ण का आ और ह्रस्व स्वर वर्ण का अ, ये कहां से उच्चारित होते हैं? कंठ से। इसके अलावा इसी को अनुनासिक में एक अ और एक आ चंद्रमा वाला, ये दोनों वर्ण जो है किसमें आते हैं? अनुनासिक वर्ण में आते हैं, ठीक। अगला पांचवा है कंठ तालव्य। देखो कहीं कहीं प्रश्न एग्जाम में कंठ तालव्य दे देगा, कहीं कहीं पूछेगा कंठ धन तालु, तो दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। कौन सा? कंठ और तालु दोनों के स्पर्श से जो साउंड निकलता हो उसे कंठ तालव्य भी कहते हैं, ठीक है। इसमें से देखिए ह्रस्व में कोई वर्ण नहीं आता है, अनुनासिक में कोई वर्ण नहीं आता है, आता किसमें है? दीर्घ स्वर वाले में आता है। यहां पे दीर्घ स्वर वाले में ए और ए, ये क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। अगला है दोस्तों छठवां नंबर कंठोष्ठ। अब देखियो कंठोष्ठ मतलब होता है कंठ धन ओष्ठ, ठीक है। इसको एक में जोड़ के बोल देते हैं तो बोला जाता है कंठोष्ठ, ठीक है। इसमें से देखिए ह्रस्व में खाली है और अनुनासिक में खाली है, यानी ओ और औ दीर्घ में क्या हो जाएगा? 2 वर्ण हो जाएंगे कंठोष्ठ से उच्चारित होने वाले। यहां पे एक चीज आप ध्यान दिए होंगे कि ए और ए, ओ और औ संयुक्त स्वर वर्ण में पढ़ाए थे, लेकिन यहां पे देखिए तालिका में आपको दीर्घ स्वर वर्ण में गिनती की जा रही है। इसीलिए कहा था कि जब संयुक्त स्वर वर्ण पूछे तो उसकी संख्या याद रखिएगा 4 होता है, लेकिन पूरा टोटल पूछ दे तो दीर्घ स्वर वर्ण में भी 2 मात्रा का समय लगता है, इसमें भी 2 मात्रा का समय लगता है, तो संख्या बढ़ के ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्वर का कंप्लीट वीडियो ये समाप्त किया जाता है। अगला जो वीडियो आपको मिलेगा वो व्यंजन वर्ण से मिलेगा। इसके कुल 4 पार्ट छोटे छोटे हमने दे दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। ज्यादा लंबा वीडियो होने में आप बोरियत महसूस करते हैं, तो छोटे छोटे पार्टों के माध्यम से वर्णमाला का स्वर आज समाप्त होता है। अगला वीडियो आपको जो मिलेगा वो व्यंजन वर्ण से मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।